हेलो, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। अ, आज मैं जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके आई हूँ, जो आप लोग शायद देख ही रहे होंगे न्यूज़ वगैरह में क्या चल रहा है, और मुझे पता है कि आप सब ने जो है गेस कर ही लिया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो जी, मैं अपने पड़ोसी जो है देश नेपाल की बात कर रही हूँ। नेपाल में जो सिचुएशन बनी हुई है, जो नेपाल में हो रहा है, उसके बारे में मैं डिटेल में कुछ जो है चीज़ें लेके आई हूँ। होप करती हूँ शायद ये चीज़ें आपको जो है आईआर के क्वेश्चन में हेल्प करेगी, इंटरनेशनल रिलेशन की। जब आप एग्ज़ाम देंगे, जब भी आप देंगे, मेंस का, यूपीएससी का मेंस दें, या फिर आप जो है बीपीएससी का मेंस, जो अभी 71 हुआ है बीपीएससी, उसके मेंस में भी माइट भी पूछा जा सके। तो चलिए मैं इसके बारे में डिटेल में कुछ जो है बातें आपको बताती हूँ। तो जो नेपाल में जो ये प्रोटेस्ट हुआ है, जिसे जेंजी प्रोटेस्ट कहा जा रहा है, तो ये जो जेंजी प्रोटेस्ट जो है ये क्यों हुआ है, इसके पीछे रीज़न क्या है, क्या आउटकम हुए हैं, क्या इसका रिज़ल्ट क्या निकला है, उन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जेंजी होता क्या है, जेंजी किसे कहते हैं। तो जेंजी जो है उस जनरेशन को कहते हैं जिनका बर्थ जो है 1999 से लेकर 2012 के बीच में हुआ है। इनको जो है न्यू जनरेशन या जेंजी कहा जाता है। तो नेपाल में जो अभी फ़िलहाल जो क्राइसिस हुई है, जिसने बिल्कुल सत्ता को पलट कर दिया है, वहाँ से नेता जो है बिल्कुल भाग खड़े हुए हैं। तो इसका जो रीज़न है, वो जो जेंजी प्रोटेस्ट जो है वो है। और ये प्रोटेस्ट हुआ क्यों है, इसका बैकग्राउंड क्या रहा है, तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो हुआ यूँ था कि 4 सितंबर 2025 को जो है नेपाल गवर्नमेंट ने जो है एक फ़ैसला लिया था, जिसमें उसने कहा था कि डायरेक्टिव फॉर मैनेजिंग सोशल मीडिया के 2023 के तहत जो है वो जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ये कह रहे थे कि वो उनको जो है उनका जो प्रौद्योगिकी और सूचना मंत्रालय, उसके तहत जो है उनको जो भी सोशल मीडियाज़ हैं नेपाल में चल रहे हैं उनको रजिस्टर करना होगा, और रजिस्ट्रेशन ना करने की सिचुएशन में वो सब बैन हो जाएंगे। तो उसके बाद क्या होता है कि कुल जो है 26 प्लेटफॉर्म को जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया जाता है, जिसमें से जो था यूट्यूब एक था, व्हाट्सअप था, इंस्टाग्राम था, फेसबुक था, ये कुछ प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे। इसने क्या किया कि वहाँ के जो यूथ थी, वहाँ का जो न्यू जनरेशन है, जो पैदा ही मोबाइल के साथ हुआ है, कहना गलत नहीं होगा, उसको जो है ये चीज़ें जो है काफ़ी ट्रिगर कर गई। और सिर्फ एक यही रीज़न नहीं था वहाँ पे नेपाल में, जो ये क्राइसिस आया है, इसके पीछे जो ये प्रोटेस्ट हुआ है, इसके पीछे सिर्फ एक यही रीज़न नहीं था, बहुत सारे रीज़न थे। जैसे कि नेपाल का जो जीडीपी आप देखेंगे, नेपाल बहुत छोटी कंट्री है, और लेकिन वो उसका जो जीडीपी है वो काफ़ी कम है। वहाँ उसका जीडीपी काफ़ी कम है, प्रति व्यक्ति आय काफ़ी कम है, क्योंकि वहाँ पे जो है लोगों के पास रोज़गार नहीं है, लोगों के पास बेसिक सुविधाएं नहीं हैं, और लोगों के पास अच्छी एजुकेशन नहीं है। ये सब इसलिए क्योंकि वहाँ जो है बहुत हाई लेवल पे करप्शन चल रहा था काफ़ी सालों से, और वहाँ सरकारें जो है मिली जुली सरकारें बनती थी, गठबंधन से सरकारें बनती थी, और सब जो भी गठबंधन से सरकारें बनती थी वो कि वो बहुत ही ज़्यादा करप्शन करते थे, स्टार्टिंग से ही वो बहुत करप्शन कर रहे थे। तो इस वजह से नेपाल की सिचुएशन जो है काफ़ी ख़राब हो गई थी। युवा बेरोज़गार थे, गरीबी में जी रहे थे, लोगों के लिए इवन बहुत सारे ऐसे भी थे जो भुखमरी में भूखे मर रहे थे, लेकिन सरकार की कोई पॉलिसी कुछ उनके काम नहीं आ रही थी। उसके बाद जो है साथ ही साथ वो सोशल मीडियाज़ पे जो ये नेपो किड्स हैं उनके बारे में देखते थे, उनकी हाई फाई लाइफस्टाइल के बारे में, उनका फॉरेन टूर, उनकी अच्छी अच्छी जगह घूमना, एंजॉय करना, लाइफ को एकदम सिक्योर लाइफस्टाइल जीते देखते थे। तो ये सब चीज़ें भी ना कहीं जो है हिट कर रही थी अंदर से। ये सब चीज़ें देख के भी वो काफ़ी परेशान हो रहे थे, और जब ये सोशल मीडिया बैन हो गया तो इसने जो है उनको और भी ज़्यादा जो है, कह सकते हैं आप कि ये जो है आग में घी डालने का काम किया। उसके बाद जो है कि प्रोटेस्ट जो है स्टार्ट हो गया। तो बाकी सारे जो ऐप थे वो सोशल मीडिया के बंद थे, टिकटॉक वगैरह ये सब चल रहे थे। तो पहले तो यूथ ने जो है टिकटॉक के थ्रू ही जो है वो एक दूसरे से जुड़ना शुरू किया, प्रोटेस्ट के बारे में जो है जो भी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की,
और ये बहुत ही काम और शांतिपूर्ण ढंग से जो है प्रोटेस्ट करते हैं, जैसे एक लोकतांत्रिक देश में किया जाता है। अपनी बात रखने का हमारे पास एक तरीका होता है प्रोटेस्ट, और वो पीसफुल प्रोटेस्ट ही होता है। और ये बच्चे भी पीसफुल प्रोटेस्ट ही कर रहे थे। लेकिन हुआ ये कि उस समय जो सत्ता में थे, जो पीएम थे वहाँ के नेपाल के, जो केपी शर्मा ओली, उनके कहने पे या उनके मंत्री मंडल के कहने पे जो है वहाँ पे आर्मी ने, पुलिस ने जो है वो गोलियाँ चला दी स्टूडेंट के ऊपर। और वो गोलियाँ मतलब कि सिर्फ उन्हें डराने के लिए नहीं, उन्हें मतलब रियली हिट करने के लिए उनके सर के ऊपर, मतलब प्रोटेस्ट को बंद करने के लिए और भी तरीके वो यूज़ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट जो है उनको मारना ही सही समझा। इसमें ऑलमोस्ट 22 बच्चे जो है उनकी जान चली गई, बहुत सारे बच्चे घायल हुए। और इस मतलब उन्होंने इतनी क्रूरता दिखाई ना इन बच्चों के साथ, छोटे बच्चे थे वो, है ना, उनके साथ ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं था। प्रोटेस्ट को रोकने के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। अगर आपको ऐसा लगता था कि उनका प्रोटेस्ट जो है सही नहीं है, तो आप जो है वाटर कैनाल का यूज़ कर सकते थे, आंसू टीयर गैस का यूज़ कर सकते थे। लेकिन सीधे गन से शूट करना ये बहुत ही मतलब बहुत ही बुरा, बहुत ही दर्दनाक था। ऐसा किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए सही नहीं है। फिर तो ये हिटलरशिप हो गई ना, ये लोकतंत्र कहाँ रहा जब आप ऐसे कर रहे हैं। तो आप अपने जो है अपने राज्य, अपनी कंट्री में जो है ह्यूमन राइट आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, बेसिक राइट्स उनको नहीं दे रहे हैं, उनके अधिकार से उनको वंचित करने के लिए आप शूट कर रहे हैं, तो ये फिर सीधे हिटलरशिप है, यही कह सकते हैं हम। तो यहाँ पे जो है फिर भीड़ जो है बहुत उग्र हो गई। हाँ, उन्होंने जैसा कि आप सबने देखा, तोड़ फोड़ करना, घर जलाना नेताओं के, पार्लियामेंट को जलाना, और बहुत सारी ऐसी जो पब्लिक प्रॉपर्टी थी उसको डिस्ट्रॉय किया। और उसके बाद आप सबको पता है, नेता जो थे वो बड़े बड़े जो नेता थे उनको, जैसे केपी शर्मा ओली, उनको जो है इस्तीफ़ा देना पड़ा, जो पीएम थे। बाकी मिनिस्टर्स ऑफिसर्स वगैरह जो है वो सभी जो है फ़ॉरेन भाग गए, हेलीकॉप्टर्स वगैरह, चार्टर प्लेन वगैरह से। तो ये सब चीज़ें जो है वहाँ पे हो रही थी। अभी फ़िलहाल सत्ता में तो कोई नहीं है, सत्ता अस्थायी गवर्नमेंट बनी हुई है वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे जो है मतलब हुई, जो काफ़ी मतलब काफ़ी बुरी है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसको बहुत आराम और इजी वे में भी इसको जो है शॉर्ट आउट किया जा सकता था। गवर्नमेंट को जो है ऐसे डिसीज़न नहीं लेने चाहिए थे जो लोकतंत्र के विरुद्ध हो। और इंडिया क्योंकि इंडिया जो है हमारा, इंडिया क्योंकि नेपाल जो है वो हमारा नेबरिंग कंट्री है, तो इससे जो है हम पे भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो पड़ेगा। सबको पता है नेपाल के साथ हमारा बेटी रोटी का रिश्ता होता है, मतलब शादी ब्याह तो कॉमन है नेपाल में हमारे जो होते हैं। और बहुत सारे इंडियंस भी जो है वो नेपाल में जो है वो जॉब पर्पज़ से या और किसी पर्पज़, मतलब काम करने के पर्पज़ से वहाँ पे जाते हैं। तो नेपाल का अस्थायी होना इंडिया के लिए भी सही नहीं है, और इंडिया के लिए सही नहीं है। गवर्नमेंट का, कोई भी गवर्नमेंट बनती है अगर चाइना का उस पर जो है इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहा, तो इंडिया के लिए बिल्कुल सही नहीं रहेगा। तो यही सब बातें हुई, और मुझे मतलब पर्सनली ये लगता है ना कि ये चीज़ें, ये सिचुएशन जो है कंट्रोल की जा सकती थी। और किसी भी लोकतंत्र के लिए ना ऐसा मतलब सिचुएशन नहीं होना चाहिए। अब ये ग्लोबली जो है ये जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा हिट करेगी सबको, और कहीं ना यूथ जो है आजकल के इससे इंस्पिरेशन लेंगे। और अब यहाँ पे तो इनकी बातें जायज़ थी, या जहाँ नाजायज़ होंगी वहाँ भी अगर यूथ इसी तरह के हथकंडे अपनाए तो फिर लोकतंत्र में बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता है। तो यही सब चीज़ें हैं बाकी, और मैं इसे अभी क्या कहूँ थोड़ा बहुत मैं भी शौक हूँ इन सब चीज़ों को देख के, जो भी ये चीज़ें चल रही हैं, हो रही हैं। बस हम यही होप कर सकते हैं कि चीज़ें जो हैं अंडर कंट्रोल में आ जाए, सब चीज़ें सही हो जाए, और इससे जो है जो न्यू गवर्नमेंट है इससे थोड़ा सीख लें, है ना, करप्शन ना करें। जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि जॉब फैसिलिटी, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, अच्छी हेल्थ सर्विसेज, ये जो है उनको प्रोवाइड कराए जाए, ताकि नेपाल की जनता भी खुश रहे, और जो है ओवरऑल जो है सभी अच्छे रहें, अच्छे से रहें, हैप्पी रहें। और गवर्नमेंट का जो काम होता है, एक अच्छी सरकार का जो काम होता है
वो अपनी ड्यूटी जो है अच्छे से निभा पाए। तो यही था आज का, बस इतना ही। तो चलिए फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तो थैंक यू, बाय बाय।